गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं सॉल्यूशन चैप्टर का सेकंड लेक्चर। इस लेक्चर में हम लोग हेनरीज लॉ से स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले ये समझ लिया जाए कि हेनरीज लॉ किस संबंध में बात करता है। एक्चुअली आप देखते हो नदी तालाब में पानी होता है और उस पानी के सरफेस के ऊपर क्या है? एयर। एयर इज ऑल्सो अ मिक्सचर ऑफ गैसेस, जिसमें अलग अलग गैसेस अलग अलग पार्शियल प्रेशर पर मौजूद होते हैं। तो ये जो हर गैस अपना प्रेशर लगा रहा है वाटर सरफेस पर, यार अरे यार यहीं पर कितना देर ठक ठक करना है? करो करो। हो गया ठक ठक वाला काम। Good morning students. Today we are starting the second lecture of solution chapter. We will start from Henry's law. तो सबसे पहले ये समझना होगा कि हेनरीज लॉ का आखिर पर्पस क्या है, क्यों पढ़ रहे हैं ये सब। हेनरीज लॉ एक्चुअली किसी भी लिक्विड सरफेस के ऊपर अगर गैसियस कंपोनेंट मौजूद है, जैसा कि आप जानते हो हर गैस का अपना प्रेशर होता है, तो वो अपने प्रेशर के मुताबिक उस लिक्विड सरफेस पर एक प्रेशर एक्सर्ट करता है, जिसकी वजह से गैस का कुछ अमाउंट उसमें डिसॉल्व हो जाता है। कितना डिसॉल्व होगा, कैसे इक्विलिब्रियम बनेगा, इसी के बारे में हेनरीज लॉ बात करता है। मीन्स हेनरीज लॉ बेसिकली स्टेट्स अबाउट द डिसोल्यूशन ऑफ अ गैस इन अ लिक्विड। सबसे पहले मैं ये बता दूं कि कोई भी गैस अगर किसी लिक्विड सरफेस पर है तो वो उसमें कम या ज़्यादा पर घुलेगा जरूर, डिसॉल्व जरूर होगा। ऐसा नहीं है कि कोई गैस किसी लिक्विड सरफेस पर रखा जाए और बिल्कुल भी डिसॉल्व न हो। हाँ, ये हो सकता है कि अगर उस लिक्विड का एफिनिटी ज़्यादा है उस पर्टिकुलर गैस के तरफ, जैसे मान लो कि अगर हम लिक्विड के रूप में वाटर ले लें और गैस के रूप में अमोनिया ले लें, तो हम जानते हैं कि अमोनिया मॉलिक्यूल वाटर के साथ इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है और इस वजह से दोनों के बीच बहुत ही हाई एफिनिटी हो जाती है और इसका परिणाम ये होता है कि अमोनिया गैस बहुत ही ज़्यादा मात्रा में वाटर में डिसॉल्व होने की क्षमता रखता है। तो एक लिक्विड का अपना नेचर होता है, गैस का अपना नेचर है और दोनों के इंटरैक्शन का एक इन बिटवीन नेचर डिसाइड किया जाता है उनके इंडिविजुअल नेचर्स के आधार पर। अगर इंटरैक्शन काफ़ी स्ट्रांग है तो गैस विल डिसॉल्व इन अ ग्रेटर अमाउंट, अगर इंटरैक्शन बहुत पुअर है तो देन गैस विल डिसॉल्व इन अ लेसर अमाउंट। सो आज हम लोग हेनरीज लॉ स्टार्ट करें, देखें कि गैस के डिसोल्यूशन के बारे में ये क्या बातें करते हैं। हेनरीज लॉ कहता है कि amount of dissolution of a gas in a liquid at temperature T is directly proportional
to the partial pressure of gas। यहां पर ध्यान देने लायक बात यह है कि यहां अमाउंट ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ गैस, अमाउंट तो किसी भी रूप में रिफ्लेक्ट किया जा सकता है, जैसे मास के रूप में भी कर सकते हैं, कंसंट्रेशन के रूप में भी कर सकते हैं, पर यहाँ पर अमाउंट स्पेशली कंसंट्रेशन, और कंसंट्रेशन में भी जो हमने प्रीवियस क्लास में 7 टर्म्स बताए थे उसमें मोल फ्रैक्शन के रूप में एक्सप्रेस किया जाता है। तो सपोज एक क्लोज्ड कंटेनर लिया हमने, इसमें गैस ए है, यहाँ पर इनिशियली लिक्विड बी लिया गया है। अब क्या होगा कि ये गैस इसमें डिजॉल्व होना शुरू होगा, और डिसोल्यूशन जब होने लगेगा तो साथ ही इवोल्यूशन भी होगा। कुछ गैस यहां से निकलते भी रहेंगे लिक्विड से, तो एक समय ऐसा आएगा कि रेट ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ गैस एंड रेट ऑफ इवोल्यूशन ऑफ गैस ये दोनों इक्वल हो जाएगा, and this entire process is taking place at a temperature T। तो ऐसी स्थिति में हम कह सकते हैं कि ये इक्विलिब्रियम स्टेट आ गया। एट इक्विलिब्रियम यहां पर A प्लस B दोनों होगा, इसका मतलब B जो लिक्विड था उसमें सर्टेन अमाउंट ऑफ A डिजॉल्व हो चुका है, और यहां A का मोल फ्रैक्शन अगर हम XA ले लें, A का मोल फ्रैक्शन XA, तो अकॉर्डिंग टू हेनरीज लॉ partial pressure of gas A will be directly proportional to XA। इसका अर्थ यह हुआ कि ये प्रेशर जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा मात्रा में गैस इसमें डिसॉल्व होगी। अब यहां पर K क्या लिया? K इज अ प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, और इसी कांस्टेंट को डेवलप किया था हेनरी ने, इसलिए इनको हेनरी के नाम पर KH लिखा जाता है, दैट इज कॉल्ड हेनरीज कांस्टेंट। तो PA इज इक्वल टू KH, और ये हेनरीज कांस्टेंट अलग अलग गैसेस के लिए अलग अलग होता है। तो यहाँ पर जो हम हेनरीज कांस्टेंट ले रहे हैं वो गैस A के लिए ले रहे हैं। सो दिस बिकम्स द फॉर्मूला ऑफ हेनरीज लॉ। यहाँ पर मेंशन कर दिया जाए KH A is equal to Henry's constant of gas A at temperature T। So if
temperature changes, then kh value of a gas changes, like for gas A, if we say temperature T1, T2, T3 अगर लेते हैं तो इन टेम्परेचर पर गैस A का ही हेनरीज कांस्टेंट का वैल्यू KHA1 इस तरह से चेंज करता जाएगा। अगर इस एक्सप्रेशन को हम y = mx + c पर एक्सप्रेस करें तो कैन बी राइट पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस इज इक्वल टू हेनरीज कांस्टेंट ऑफ दैट गैस इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस at that particular temperature plus 0, and now this is compared with y is equal to mx plus c. So if we draw the graph, you see here कि intercept on y axis is 0, so graph will tend to start from the origin. Here we have taken partial pressure of gas, and this is mole fraction of gas in liquid. So as you know कि pressure can never be exactly 0 for any gas. So this will be the graph, and slope of the graph will be kh. Slope of the graph is kh. तो ये तो बहुत आसान है, आप आसानी से इस ग्राफ को ड्रॉ कर सकते हैं। नाउ लेट अस कंसीडर टू gases A and B dissolved in a liquid Y. अब हम दो गैसेस लेंगे और दोनों गैस को एक तीसरे लिक्विड में Y में डिसॉल्व करेंगे। गैस A प्लस गैस B, दिस इज Y लिक्विड। अब गैस डिजॉल्व होना शुरू हुआ इस लिक्विड में,
गैस धीरे धीरे डिजॉल्व होता जाएगा, डिजोल्यूशन के साथ इवोल्यूशन भी होता जाएगा, एंड द इंटायर फेनोमेना इज टेकिंग प्लेस at temperature T. Once equilibrium has been established, at that moment, pressure of gas A, let us take it PA, and pressure of gas B is PB. So here, this will be XA and this will be XB. हर गैस अपने पार्शियल प्रेशर के हिसाब से ही इसमें डिजॉल्व करेगा, लेकिन गैस डिफरेंट है। अगर हम उनका प्रेशर सेम ले लें तो देखें क्या डिजोल्यूशन भी सेम होगा। सो नाउ लेट अस मेक इट P। गैस A का प्रेशर भी P है, गैस B का प्रेशर भी P है, तो भी यहां पर ये दोनों डिफरेंट अमाउंट में डिसॉल्व हो रहे हैं। इसका रीजन क्या है? एक्सप्रेशन कैसे लिखेंगे? P इज इक्वल टू KHA इंटू XA एंड P इज इक्वल टू KHB इंटू XB। On taking ratio both sides, what we get? KHA upon KHB into XA upon XB is equal to 1, और KHA upon KHB is equal to XB upon XA। From this expression, we can say that KH of any gas is inversely proportional to mole fraction. Means Henry's constant of a gas is inversely proportional to its mole fraction. इतनी बात समझ में आ गई? अब यहाँ पर एक और बात हम लोग लेते हैं। जैसा कि आप जानते हो कि अगर किसी लिक्विड में कोई सॉलिड डिजॉल्व करो, पानी में चीनी घोलते हैं, एक सैचुरेशन पॉइंट आता है। अगर टेम्परेचर बढ़ाते हो तो क्या होता है? वो सॉल्यूशन जो पहले सैचुरेटेड था अब वो अनसैचुरेटेड हो जाता है, और इसी कारण से फर्दर मोर शुगर इज गेटिंग डिजॉल्व्ड इन दैट सॉल्यूशन और चीनी घुलने लगता है। तो सॉलिड को किसी लिक्विड में डिजॉल्व करने पर टेम्परेचर बढ़ाने से उसकी सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होती है, लेकिन सॉलिड में जब गैस डिजॉल्व करते हो तो टेम्परेचर बढ़ाने पर सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस और डिक्रीज हो जाएगी, क्योंकि गैसेस लिक्विड की तुलना में ज़्यादा फास्ट एक्सपेंशन कॉज होता है और उतना गैस उस लिक्विड
में रह नहीं पाता, इसलिए एक्सेस अमाउंट ऑफ गैस वहां से बाहर निकलने लगता है। दिस इज द रीजन बिहाइंड व्हाई सॉल्युबिलिटी ऑफ अ गैस डिक्रीजेज इन अ लिक्विड। तो अब बताइए, इसी सॉल्यूशन की अगर हम बात कर लें कि ये T टेम्परेचर पर हो रहा था, तो XA XB ये अमाउंट डिजॉल्व हो रहा था। अगर हम इसको टेम्परेचर को इंक्रीज कर दें तो ये अमाउंट क्या हो जाएगा, डिक्रीज होगा। इसका मतलब as we know that X is inversely proportional to temperature, means moles of a gas dissolved in a liquid is inversely proportional to temperature on Kelvin scale. Means when we increase the temperature, X will decrease. So this relation says as KH increases, so X decreases, and this relation says as temperature increases, so X decreases। तो जरा आप देखिए, X को डिक्रीज कराने के लिए KH को क्या करना पड़ रहा है, इंक्रीज करना पड़ रहा है, और X को डिक्रीज कराने के लिए टेम्परेचर को इंक्रीज करना पड़ रहा है। इसका मतलब टेम्परेचर और KH एक जैसा बिहेवियर दे रहे हैं विथ रेस्पेक्ट टू X। इसका मतलब KH और टेम्परेचर में क्या होना चाहिए, सिमिलर रिलेशन होना चाहिए। Therefore KH of a gas KH for a particular gas is directly proportional to T, and this represents as T increases, so KH of a gas also increases. Therefore, we can conclude here if a gas has greater KH value, then its solubility in a liquid is less। KH वैल्यू जितना बड़ा होगा उसकी सॉल्युबिलिटी उतनी कम होगी लिक्विड में। इस बात को ध्यान रखना है, ऐसा नहीं समझना है कि KH बड़ा हो गया गैस का, इसका मतलब कि उसकी सॉल्युबिलिटी भी बढ़ गई, गैस अब ज्यादा डिसॉल्व होगा। नो, इट हैज इनवर्स रिलेशन। KH जितना बढ़ेगा उतना सॉल्युबिलिटी कम होगी। मतलब अगर हम टेम्परेचर को लोअर करेंगे तो KH का वैल्यू भी लोअर होगा। इसका मतलब कि गैस मोर एंड मोर डिसॉल्व होता चला जाएगा। सो
ये तो थ्योरी की बात थी, केमिस्ट्री की थ्योरी हम लोगों ने डिस्कस किया, हेनरीज लॉ को पढ़ा। नाउ वी विल सी कि वेयर डज दिस अप्लाई इन आवर डे टू डे लाइफ, ये हमारे लाइफ में कहाँ अप्लाई होता है। द मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल आई वुड लाइक टू कोट, सबसे पहले ये ध्यान दीजिए कि एक यंग हेल्दी पर्सन का बॉडी टेम्परेचर क्या होता है, करीब 37 डिग्री सेल्सियस, इज इट। अब सोचो कि आप समर सीजन में कहीं बाहर धूप में मार्केटिंग कर रहे हो और बहुत दूर चले हो, बहुत थकान हो गई है और अब तुम घर की ओर लौट रहे हो और लौटते हुए रास्ते में आपको रोड के किनारे ही एक दुकान नज़र आया और उस दुकान में सामने एक फ्रिज रखा हुआ था और फ्रिज में कोल्ड ड्रिंक्स के बॉटल्स नज़र आए और आपको प्यास भी बहुत जोरों की लगी हुई है। वो चिल्ड बॉटल देखकर आपका मन तो ललच उठता है और आपकी इच्छा भी होती है कि चलो एक बॉटल कोल्ड ड्रिंक्स पी लें, अभी घर दूर है तो तब तक प्यास से राहत मिलेगी। आप उसे बोलते हो कि भाई एक कोल्ड ड्रिंक्स का बॉटल दो। वो फ्रिज से जो बॉटल निकाल रहा है उस बॉटल का टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस या 1 डिग्री सेल्सियस होगा अगर वो प्रॉपरली चिल्ड है तो। उसका कॉर्क ओपन करता है और आपको दे देता है। तो सोचिए, जैसा कि हमने कल बतलाया था प्रीवियस क्लास में, एरेटेड वाटर में CO2 गैस हाई प्रेशर पर कंप्रेस किया जाता है और उसमें डिसॉल्व कराया जाता है और कोल्ड ड्रिंक्स बनाने का ये तरीका है। तो इसका मतलब हाई प्रेशर पर CO2 ऑलरेडी डिसॉल्व था, फैक्ट्री से ही करके लाया गया था। चूंकि कॉर्क लगा हुआ था, सील्ड था, इसलिए वो गैस एस्केप नहीं कर पाया। अब अभी भी वो गैस डिसॉल्व्ड है, पर अभी क्या है, वो 0 डिग्री या 1 डिग्री या 2 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर है। फ्रिज से निकाल कर जैसे ही आपको दिया गया, चूंकि आप प्यास बहुत जोरों की लगी थी, आप उसको गटागट पीने लगते हो। तो आप आधा बोतल एक सांस में पी गए, आपको राहत काफी लगी। अब जरा सोचिए, वो कोल्ड ड्रिंक्स जो आपके पेट में गया वो तो आपके बॉडी ऑर्गन्स के डायरेक्ट कांटेक्ट में आ गया। अब उसका टेम्परेचर 1 डिग्री या 2 डिग्री सेल्सियस से बढ़कर 37 की ओर जाना चाह रहा है। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ रहा होगा वैसे वैसे उसका KH वैल्यू बढ़ रहा होगा। टेम्परेचर और KH में डायरेक्ट रिलेशन है। तो टेम्परेचर अगर बढ़ रहा है तो KH वैल्यू भी बढ़ रहा है। इसका मतलब कि गैस की सॉल्युबिलिटी क्या होगी, कम होने लगेगी। और गैस की सॉल्युबिलिटी कम होने लगती है तो जो एक्सेस गैस है वो बेल्चिंग के रूप में, डकार के रूप में, आप कोल्ड ड्रिंक्स पीने के तुरंत बाद एक पहली डकार आती है। आपको लगता है बड़ा अच्छा, सब कुछ अंदर सेट हो गया। अब आप बचा हुआ भी कोल्ड ड्रिंक्स को फटाफट पी लेते हो, लेकिन अंदर के ऑर्गन्स जो हैं, चूंकि पहले जो हाफ बॉटल आपने पिया उससे काफी हद तक ऑर्गन्स थोड़े समय के लिए कूल हो चुके हैं और ऊपर से और कोल्ड ड्रिंक्स पिया तो जो रिमेनिंग पार्ट ऑफ द कोल्ड ड्रिंक्स को गर्म होने में अभी ज़्यादा वक्त लगेगा। तब तक तो आप बोतल वहाँ रख देते हो, उसको पैसे पेमेंट करते हो और वहाँ से आगे चल देते हो। चंद कदम चलने के बाद थोड़ी देर बाद फिर से डकार आती है तो लगता है कि वाह, कोल्ड ड्रिंक्स कितनी अच्छी चीज़ है। कोल्ड ड्रिंक्स पीने से पेट के अंदर एकदम लगता है डाइजेशन अच्छा हो गया, सब कुछ अंदर सेट हो गया। क्योंकि डकार एक गैस है, गैस जब निकलती है तो सब चीज़ों को वो अलग करते हुए अपना रास्ता बनाते हुए बाहर की ओर आती है। तो लगता है कि कंफर्ट फीलिंग होती है और उसी कंफर्ट फीलिंग के कारण हमें कोल्ड ड्रिंक्स पीना अच्छा लगता है। तो हेनरीज लॉ डायरेक्टली वहाँ एप्लीकेबल होता है व्हेन एवर यू इनटेक कोल्ड ड्रिंक्स। तो अब जब भी कोल्ड ड्रिंक्स पीना, ये समझ जाना कि आपके बॉडी के अंदर, आपके पेट में हेनरीज लॉ अप्लाई होने वाला है या होना शुरू हो गया। दूसरी बात, यही लॉ एप्लीकेबल है
एक्वाटिक एनिमल्स के लाइफ के लिए, क्योंकि एक्वाटिक एनिमल्स पानी में आखिर सांस कैसे लेते हैं, उनको ऑक्सीजन कैसे मिलता है। तो हमारे वायुमंडल में मेजर कंपोनेंट के रूप में ऑक्सीजन और नाइट्रोजन है। तो ऑक्सीजन रफली अगर हम बात करें तो 20% और नाइट्रोजन 80%। इसका मतलब 1/5 पार्ट ऑक्सीजन एंड 4/5 पार्ट नाइट्रोजन गैस है। तो वहां पर अगर देखा जाए कि टोटल एटमॉस्फेरिक प्रेशर अंडर आइडियल कंडीशन अगर 1 atm लेते हैं तो 1 atm तो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का कंबाइंड प्रेशर है। उसमें ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर कितना होगा, 0.2 atm, और नाइट्रोजन का पार्शियल प्रेशर 0.8 atm, प्लस ऑक्सीजन और नाइट्रोजन दोनों का केएच वैल्यूज भी अलग होगा। तो उसके हिसाब से कुछ अमाउंट ऑक्सीजन का भी वाटर में डिसॉल्व होता है और कुछ अमाउंट नाइट्रोजन का भी वाटर में डिसॉल्व होता है। और एक्वेटिक एनिमल्स के माउथ में एक गिल्स होता है, वो गिल्स पानी को एक तरफ से लेता है और दूसरे तरफ से छोड़ता है, और उसमें इस तरह का मैकेनिज्म बना होता है कि वो ऑक्सीजन को अपने उनके सेल्स जो होते हैं वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं इन बिटवीन द प्रोसेस, और ऑक्सीजन आसानी से वो ले पाता है, और फिर वहाँ भी वही बात होती है, वो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करता है। तो हेनरीज लॉ अपने आप में देखने में तो बहुत छोटा लॉ है, लेकिन ये बहुत ही एप्लीकेबल लॉ है। और जैसा कि हमने प्रीवियस क्लास में बताया था कि आफ्टर कंप्लीटिंग द हेनरीज लॉ वी विल स्टार्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज।